हेलो बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं और उन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर जो है वो फिजिक्स जो है ये बहुत ही चालबाजी है किया गया है इस सब्जेक्ट में। खासकर इसमें मैथ्स वाले लोगों के बातों को भी ध्यान में रखा गया है और मैंगो मैन मतलब आम आदमी की भी बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और जब आप मैंगो मैन और मैथ्स वाले लोगों की बात को मिलाकर एक नया लैंग्वेज सेट करते हो तो फिजिक्स का ही लैंग्वेज तैयार होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा हैक्टिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होता है। क्लियर। एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड, एकदम क्लियर है ना। एक पार्ट आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट है आपका डायरेक्शन। क्लियर। हर वेक्टर का यही पार्ट होगा। अब सवाल है कि सर अगर ऐसा होगा तो इसको लिखने का एक जनरल नोटेशन स्टाइल क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10th में पढ़े होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने लिखा होगा 2x² + 3x + 4 ऐसा। और आपने और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने लिखा होगा तो आपने लिखा होगा x² + 2x + 6 और हो सकता है आपने 10 भी लिया होगा, कुछ भी ले सकते हो। अब ध्यान से देखो तो ये सब जो है आप इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिख सकते थे ax² + bx + c, जहां पे कि a की वैल्यू 0 नहीं थी, है ना। तो ये आपका हो गया जनरल। इसकी क्या खास बात है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, b में कोई वैल्यू और c में कोई वैल्यू। ये जनरल है। उसी तरह से किसी भी वेक्टर का एक जनरल नोटेशन स्टाइल होता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक और स्टाइल है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड को लेटर से और जब भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेटर लिखकर उसके ऊपर कैप बैठा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि चलता जो आदमी कैप पहन के रोड में चल रहा है वो डायरेक्शन बताने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे मैं कैप तो पहना नहीं हूं, मुझे कैप पहनना चाहिए था लेकिन फिलहाल लॉकडाउन में कैप तो मिला नहीं तो मैंने नहीं पहना है। तो समझ लो मैं डायरेक्शन बताने वाला इंसान नहीं हूं। अगर कैप पहन लेता तो आप ही लोग में से कुछ लोग मुझसे पूछ सकते थे कि सर डायरेक्शन क्या है ना। तो खैर, तो ये बात तो एकदम तय हो गई। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किसी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम लोग जो लिखते हैं इससे लिखते हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और स्टाइल है, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्यों मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं ये जब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सो किसी भी वेक्टर का यही राइटिंग स्टाइल है, समझ में आ गया। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड है तो ए, डायरेक्शन है तो ए का, अगर दोनों है तो ए के ऊपर एरो लगा देंगे। ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इस क्वांटिटी के पास दोनों चीज है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन है और इसके पास सिर्फ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि मैंने लिखा बी कैप, तो आप बताइए इससे आप क्या इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहे हो इस रिटन स्टाइल से। तो इसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर कहां, पता तो नहीं चल रहा है। अरे टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सोचिए अगर किसी ने लिखा बी तो आपको इससे मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन मिलेगा और अगर किसी ने लिखा बी के ऊपर एरो मतलब इससे इसको आप मारपीट करके आप दोनों इंफॉर्मेशन इससे उगलवा सकते हो। आप इसको कितना भी मारपीट करोगे ये डायरेक्शन नहीं बता सकता। आप इसको कितना भी पीट पाट कर दो, इसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी करोगे तो ये मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता। लेकिन अगर इसको थोड़ा बहुत मारपीटोगे तो ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता देगा और डायरेक्शन भी बता देगा। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेक्टर के दो बेसिक पार्ट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एकदम क्लियर रखिए, एकदम क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये किसी भी वेक्टर का बेसिक पॉइंट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके दोनों को समझेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं कि सर इसका प्रैक्टिकल लाइफ से
कैसे लिंक है, मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से पूरा खेल समझाता हूं, ठीक है। तो आप शायद वेक्टर को लिखना सीख जाओगे, क्योंकि रटने का जरूरत ना पड़े, मैं हमेशा ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मान लो कि ये कोई जगह है, से कोई प्लेस है जो सिटी सेंटर चौक है, ठीक है। और यहाँ पे 4 अलग अलग प्लेस है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एक अलग जगह है ए, ठीक है, एक अलग जगह है बी, एक अलग जगह है सी और एक अलग जगह है डी, ठीक है। ये 4 अलग अलग लोकेशन है, ए बी सी डी, विद रिस्पेक्ट टू दिस चौक, है ना। अच्छा, इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट आप कुछ भी, ये यहां से कुछ भी ले सकते हो आप 3, ये यहां से कुछ भी 4, ये यहां से 5 और ये यहां से आप एज यूजुअल 5 ले लो। तो देखो, यानी ये लोकेशन यहां से 3 मीटर की दूरी पे है, ये लोकेशन यहां से 4 मीटर की दूरी पे है, ये लोकेशन यहां से 5 और ये लोकेशन भी यहां से 5 है ना। अब अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, अगर उसको ए जाना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अब देखो, वो 3 तरीके के लोगों से ये सवाल पूछ सकता है। एक आप बहुत ही फेमस है मैंगो मैन, इसको लेकर तो आप कभी बोल नहीं सकते। तो एक है मैंगो मैन, अगर उसने किसी मैंगो मैन से पूछा तो क्या आंसर मिलने वाला है, ये हम लोग जानेंगे, पहला। दूसरा, अगर वो किसी मैथमेटिशियन से यही सवाल पूछेगा तो उसे क्या फीलिंग मिलने वाली है। तीसरा, अगर वो किसी फिजिसिस्ट से ये सवाल पूछेगा तो उसको ये आंसर कैसे मिलेगा, यही हम लोग समझेंगे, क्लियर। और एक ग्राफिकल एनालिसिस भी हम लोग इसी में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ग्राफिकल एनालिसिस को मैं एकदम डिटेल से बता रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक ही तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर। तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। तो ये मैंगो मैन स्टाइल है, मैथमेटिशियन स्टाइल, फिजिक्स स्टाइल और ये ग्राफिकल स्टाइल, है ना। ग्राफिकल स्टाइल कैमरा में उतना क्लियर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको कलर बदल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ग्राफिकल स्टाइल क्लियर, अच्छा जरा ध्यान से देखिए, दिखा, अच्छा थोड़ा सा दिक्कत है ना। अच्छा खैर चलिए, ग्राफिकल को हम लोग अलग से भी जगह दे सकते हैं, खैर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये मैंगो मैन, मैथमेटिशियन स्टाइल, फिजिक्स स्टाइल और ग्राफिकल स्टाइल, क्लियर। अच्छा चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग लिखते कैसे। अगर आप किसी मैंगो मैन से ये सवाल पूछे कि भाई साहब मुझे ए जाना है, ठीक है, तो आम आदमी क्या बोलेगा, अरे ए जाना है भाई तो आपको 3 मीटर जाना चाहिए, 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अगर कामचोर है तो 3 मीटर ईस्ट, ध्यान से देखिए, 3 मीटर ईस्ट। अगर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे कोई भी आदमी अगर आप ही से पूछा कि बताओ भाई साहब ए किधर है, तो आप क्या बोलोगे, भैया 3 मीटर ईस्ट में चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आपने 3 मीटर बोला कि नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट था। ईस्ट आपने बोला कि नहीं, तो ये डायरेक्शन पार्ट था। तो देखिए 3 मीटर ईस्ट आपने बोला ना, तो ये मैग्नीट्यूड और क्या है हमारा डायरेक्शन पार्ट है, क्लियर। तो मैंगो मैन के हिसाब से 3 मीटर ईस्ट हो गया, है ना। अगर आप बी का लोकेशन का बात करते तो बी को वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए मैं ये 4 अलग अलग पिक्चर्स बना दे रहा हूं ताकि आपको पूरा खेल समझ में आ जाए, बिल्कुल क्लियर। ध्यान से देखेंगे, किसी को ऑब्जेक्शंस नहीं होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश की तो बी का लोकेशन क्या लिखेंगे, 4 मीटर इन द नॉर्थ लिखेंगे ना। अच्छा, सी का आप क्या लिखेंगे, तो 5 मीटर, ध्यान से देखेंगे, 5 मीटर इन द वेस्ट, ध्यान से देखिए, 3 मीटर इन द ईस्ट, 4 मीटर इन द नॉर्थ, 5 मीटर इन द वेस्ट। अच्छा, डी का लोकेशन को क्या लिखेंगे, तो 5 मीटर साउथ, है ना। हाँ ध्यान से देखिए, तो ये एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा। लेकिन अगर आपने जरा ध्यान दिया तो ये आम आदमी का ही रिटन स्टाइल, फिजिक्स का स्टाइल। कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे, अरे जरा ध्यान से देखो इन सारे एक्सप्रेशंस को, इनमें 2 चीज बड़े कॉमन है। इधर देखो, है ना, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है, नंबर्स हैं जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो सारे के सारे टर्म्स क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है, डायरेक्शन, है ना, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी इनडायरेक्टली ये वेक्टर ही है। मतलब पर डे लाइफ में जो आप लोकेशन को बताने की कोशिश करो, भैया 3 मीटर ईस्ट में चल जाओ, कहीं चौक में आप देखते हो लिखा रहता होगा 340 किलोमीटर इन द साउथ या 340 किलोमीटर एरो उधर, अरे भैया वो सब वेक्टर ही तो है। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे तो सर ऐसा काहे पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो फिजिक्स वाले लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ही हम लोग तो आम आदमी का बात कर रहे हैं, आम आदमी के स्टाइल में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है ना। आप ही देखोगे अगर कोई फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है और अगर थोड़ा सा उटपटांग लैंग्वेज यूज करने लगे तो आपको बड़ा मजा आता है ना। तो ये सारा खेल लैंग्वेज का है। तो फिजिक्स
का भी अपना एक लैंग्वेज है, उसको थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हो सकती थी कि अरे आम आदमी का बात को क्यों हम लोग ये करें। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के फीलिंग का ही ध्यान रखा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, और मैथमेटिशियन का भी ध्यान रखा जा रहा है, यही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, पूरा 11th में आप वही चीजें पढ़ेंगे जो आप चीजें देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जो चीज आपको समझ में नहीं आता आप मत पढ़िए, नंबर लाके क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज आपको फील आती है उन्हीं चीजों को एनालाइज कीजिए। क्लियर? खैर अब आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर तो रास्ते से भटका रहे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैथमेटिशियन के स्टाइल से अगर लिखेंगे तो ए का लोकेशन क्या होगा, 3,0, यही मैथमेटिशियन स्टाइल होगा, मानते हो कि नहीं। अच्छा, बी का लोकेशन क्या होगा, तो 0,4, है ना। और अगर सी का बात करेंगे तो मैथमेटिशियन के स्टाइल से इस लोकेशन को क्या लिखेंगे, तो -5,0। तो ध्यान से देखो, एक ही लोकेशन है ना, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है रे भाई, अलग अलग तरीके से। आम आदमी की कहानी कुछ, मैथमेटिशियन की कहानी कुछ। तो बताओ 3 ईस्ट बोलो या फिर 3,0 बोलो, क्या ये दोनों चीजें सेम है कि अलग है? ध्यान से देखो, तो ये दोनों चीजें सेम है। आपको बस समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। बस अलग अलग ये बन गया है, मतलब वो ऐसा ही है जैसे आप अगर पानी बोलते हो तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग यूज करते हैं। कुछ लोग स्टोव बोलते हैं, है ना, कुछ लोग जल बोलते हैं, कुछ लोग नीर बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज का खेल है। क्लियर? फीलिंग वही है, समझ में आ रहा है। खैर, अच्छा, अगर आप 5 साउथ बोलोगे तो इसको कैसे लिखोगे, तो 0,-5, है ना। तो ये लिखिए। अच्छा से, ये सब तो समझ में आ गया। तो ये था आम आदमी की कहानी, मेरी जुबानी। ये था मैथमेटिशियन की कहानी, जो मेरी जुबानी नहीं है, मैं मैथमेटिशियन नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोले हाँ सर ये तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि ये सब लोकेशन है ABCD का, है ना। ये सारे लोकेशन थे, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंगो मैली सहारा, है ना। तो इसको हम वेक्टर ए का नाम दे देते हैं ताकि आपको ये B, ये C, ये D, है ना। तो ए को लोकेट करने के लिए अभी हम बताएंगे, टेंशन मत लेना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये नाम दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। खैर, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब रहा सवाल फिजिसिस्ट इसको कैसे लिखेगा। अब फिजिसिस्ट की बारी है। फिजिसिस्ट सोचा कि बेटा ये लोग तो सभी ऑक्युपाई कर चुके, तो हम लोग क्या करें। तो फिजिसिस्ट ने यहाँ पे चालबाजी की, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। फिजिसिस्ट लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी चालबाजी की। उन्होंने बोला कि रिटर्न स्टाइल हम लोग आम आदमी का फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत खास चीज है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एकदम क्लियरली रिप्रेजेंट होता है। तो उन्होंने राइटिंग स्टाइल को लिखने के लिए आम आदमी के चीजों को फॉलो किया, पहला। और आम आदमी के डिक्शनरी में एक गड़बड़ी है। सोचो क्या गड़बड़ी है, जरा ध्यान से सोचो, सोचो 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 क्या गड़बड़ी है। देखो, आप इस दोनों एक्सप्रेशन को देखो, आम आदमी के स्टाइल में और मैथमेटिशियन के स्टाइल में क्या खासियत है। क्या खासियत है? मैथमेटिशियन राइटिंग स्टाइल में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन एक जगह पे मैथमेटिशियन आम आदमी से जीत जाता है। और फिजिक्स क्या करता है, उन दोनों का फायदा अपने में समेटे हुए। ठीक है, तो फिजिक्स समझ गए हो ना, आम आदमी की फीलिंग और मैथमेटिक्स की फीलिंग दोनों को समेट के रखता है। क्लियर? तो अब सवाल है कि एक फिजिसिस्ट अगर लिखेगा तो इसी एक्सप्रेशन को वो कैसे लिखेगा, यही तो हमारा टारगेट है। अगर तुम एक फिजिसिस्ट से बोलोगे तो वो बहुत चालबाजी करेगा। वो बोलेगा राइटिंग स्टाइल हम लोग आम आदमी का फॉलो करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखता है। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिशियन के हिसाब से घाटा चल रहा है। क्या घाटा चल रहा है? ध्यान से देखो, सॉरी फायदा है। मैथमेटिशियन के हिसाब से एक फायदा है। क्या फायदा है, जरा ध्यान से देखो। तो मैथमेटिशियन के हिसाब से देखोगे तो किसका डिक्शनरी छोटा है, तो ध्यान से देखो, मैथमेटिशियन का डिक्शनरी छोटा है। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो, आम आदमी के लिए देखो तो आम आदमी 4 अलग अलग डायरेक्शन के लिए 4 अलग अलग वर्ड का यूज किए हुए हैं। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ध्यान से देखो, तो अगर आप आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को एनालाइज करोगे तो आम आदमी क्या लिखता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये एक आम आदमी का राइटिंग स्टाइल है कि नहीं? ये एक आम आदमी का राइटिंग स्टाइल है। अच्छा, ये इसमें क्या हुआ, देखो 4 अलग अलग वर्ड का यूज करना पड़ा है। ये आम आदमी का प्रॉब्लम है ना। आम आदमी हर चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज करता है, लेकिन मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन बोलते हैं मैं इतना बेवकूफ नहीं। मैथमेटिशियन क्या करता है, मैथमेटिक्स में ऐसे भी जानते हो लैंग्वेज को और शॉर्ट किया जाता है। तो मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं कि यहाँ आम आदमी के वर्ड्स का ध्यान उतना नहीं रखते। वो लोग थोड़ी सी चालबाजी करते हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं कि भैया ये जो 4 डायरेक्शन है तो क्यों ना इन 4 डायरेक्शन को सिर्फ हम 2 माने। क्लियर? कुछ लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं।
सोचिए क्या होता अगर आप मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो क्या होता। आप जैसे दो अलग वर्ड यूज करते हो ना, डे और नाइट, आप दो अलग वर्ड यूज किए, डे और नाइट। मैथमेटिशियन बोलेगा भैया डे को बोलिए पॉजिटिव डे, ठीक है, और जैसे ही हमने बोला निगेटिव डे, डे का निगेटिव है तो नाइट हो गया, बात खत्म, ज्यादा बुद्धि क्यों लगा रहे आप। तुम बोले हाँ सर सभी तो लिखा जा सकता था। तो देखिए तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, डे और नाइट के जगह सिर्फ एक डे बोला, पॉजिटिव लगा दिया तो सही में दिन है, अगर निगेटिव लगा दिया दिन का उल्टा है, रात है। समझ में आ गया। जैसे आप और एक एग्जांपल लो, आप जैसे बोलोगे अमीर एंड गरीब, ठीक है, रिच, तो रिच बोला मतलब अगर जैसे मैं बोला पॉजिटिव रिच, सही में अमीर है, लेकिन आप गरीब बोलोगे तो आप उसके लिए अलग वर्ड यूज करते हो पुअर। हाँ, मैथमेटिशियन बोलता बेटा मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, वो बोलेगा नहीं ये पॉजिटिव रिच है मतलब सही में अमीर है, अरे ये निगेटिव रिच है ना, ना इससे दूर रहो। समझ में आ रहा है, जो कि गलत बात है। निगेटिव रिच, रिच का उल्टा मतलब थोड़ा सा गरीब है। तो एक जो कॉमन इंसान है, मैथमेटिशियन का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो वो दो चीजों को अलग अलग तरीके से लिखता है, पॉजिटिव रिच, नेगेटिव रिच। समझ में आया, क्लियर। तो वो गरीब और अमीर को ये बताने के लिए बताता है, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और चीज, जब मैं पढ़ाते समय किसी बात का वर्ड यूज करता हूँ, किसी जाति धर्म संप्रदाय को मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही पढ़ाते समय थोड़ा सा खेल को कोशिश कर रहा हूँ कि रोमांचक बनाने के लिए अलग अलग तरह का वर्ड्स का यूज करता हूं, तो प्लीज इसको अदरवाइज नहीं लेना है किसी को भी, क्लियर। खैर चलिए, हाँ क्लियर हो गया ना। तो अब मैथमेटिशियन का फायदा क्या हुआ, अगर आप मैथमेटिशियन के हिसाब से सोचोगे तो बेटा ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स जो बोलते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, उसके लिए दो अलग वर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव, ठीक है, ये सही में फीलिंग दे रहा है, उसका निगेटिव कर देंगे, एंटोनिम्स हो गया, बात खत्म। तो फायदा क्या है, सोचो जो डिक्शनरी इतना मोटा है, अगर उसका आधा वर्ड गायब कर दोगे तो इतना ही हो जाएगा, है ना। उसी तरह मैथमेटिशियन फायदा लगाते हैं, वो बोलते हैं मैं क्यों बोलूंगा ईस्ट और वेस्ट, अगर मैं ईस्ट इसको बोलता हूं तो वेस्ट को मैं निगेटिव ऑफ ईस्ट भी तो बोल सकता हूं। तो मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं तो पॉजिटिव एक्स, तो इसको कुछ और अलग एक्सिस का नाम नहीं देते, इसको वो निगेटिव एक्स बोलते हैं। ये उनका लैंग्वेज का फायदा है ना। और अगर उन्होंने नॉर्थ को बोला पॉजिटिव वाई, है ना, तो साउथ को वो लोग कभी भी, समझ में आ रहा है, अलग लैंग्वेज नहीं बोलते माइनस वाई। तुम ध्यान से देखो, अगर मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। तो मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, प्लस ईस्ट माइनस ईस्ट, प्लस नॉर्थ माइनस नॉर्थ। सो दैट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि लैंग्वेज को हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स वाले लोग क्या करते हैं, मैथ्स का फायदा उठाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बताऊं तो फिजिक्स वाले लोग, देखो फिजिक्स वाले लोग इसी को कैसे लिखते हैं, ये मैंगो मैन वाली स्टेटमेंट को वो लोग कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं, देखो 3 ईस्ट, तो मान लीजिए कि 3 ईस्ट ही बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं 3 ईस्ट। समझ में आया। अच्छा देखिए 4 नॉर्थ, वो लोग 4 नॉर्थ ही बोलते हैं। लेकिन जहां वो बात आती है 5 वेस्ट, वो वर्ड यूज नहीं करते 5 वेस्ट। अरे वो बोलते हैं अरे भैया मैं क्यों अलग वर्ड यूज करूं, वेस्ट तो ईस्ट का निगेटिव है, तो वो सीधा बोल देते 5 माइनस ईस्ट। ध्यान से देखो, दिस इज द लैंग्वेज, 5 माइनस ईस्ट। अच्छा 5 साउथ, देखो नॉर्थ का उल्टा है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इसी को लिखा जाए तो 5 माइनस नॉर्थ, ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। देखो अब ध्यान से देखिए, मुझे 4 अलग अलग वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ईस्ट और नॉर्थ ही वर्ड यूज करूं तो उसी से ये 4 अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये है मैथमेटिक्स के हिसाब से। यानी कि किसी फिजिसिस्ट की बात करोगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि वो लोग क्या करते हैं, समझ में है ना, लिखने का स्टाइल आम आदमी से चुराते हैं, और समझ में आ रहा है प्लस माइनस का जो साइन आता है वो मैथमेटिक्स में लाते हैं। लेकिन आप इस पूरे गेम को जरा ध्यान से देखो, आपको एक चीज क्लियर दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है, क्या क्लियर खास दिख रहा है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन, जरा सोचिए क्या है। आप जरा ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब में है ना, इसमें भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन आपने ध्यान दिया इस स्टाइल में खास क्या दिखा, ध्यान दिया नहीं दिया होगा, तुम लोग गधे, अरे गधे। सोचो इसमें एक खास दिखा होगा। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड इसमें से कहीं निगेटिव नहीं है। ध्यान से देखो, हर जगह पे मैग्नीट्यूड का साइन पॉजिटिव है। तो फिर निगेटिव है कौन भाई, तो निगेटिव ध्यान से देखो, अगर हुआ भी है तो डायरेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर में जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखते हो तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव होता भी है तो डायरेक्शन होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो मैग्नीट्यूड के आगे देखते हैं, बता रहा हूं मरो मत, ठीक है, जिंदा रहोगे तभी तो सीखोगे।
अरे समझ में आया? तो ध्यान से देखो, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव हो भी रहा है तो कौन हो रहा है? डायरेक्शन हो रहा है। एक काम करते हैं, ग्राफिकल वाले को बाद में समझेंगे, ठीक है? तो किसी को बुरा नहीं लगे, ठीक है? तो ग्राफिकल एनालिसिस को बाद में कर देंगे, टेंशन ना ले। तो ध्यान से देखो, अब सवाल उठता है, हाँ सर, तो देखो इसी कारण से याद रखना, नोट करेंगे ये बात को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल कंसीक्वेंसेस है। ध्यान से देखो, बताइए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव हुआ है? ना मुन्ना ना। अगर यहाँ पे निगेटिव हुआ भी है तो कौन हुआ है? डायरेक्शन हुआ है। मतलब पहला इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन यहां से आज से शुरू होता है, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता ही नहीं है। तो फिर नेगेटिव कौन होता है? नेगेटिव हमारा डायरेक्शन होता है। क्लियर? वेरी गुड। ध्यान से देखिए, समझ में आ गया? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर। अब इसी स्टाइल को देखिए, 5 3 ईस्ट हमारा 3 ईस्ट है, 4 नॉर्थ हमारा 4 नॉर्थ है, लेकिन इस माइनस को अगर आप बाहर लाओगे तो -5 ईस्ट आपको दिखेगा। अगर आप इस माइनस को बाहर लाओगे तो -5 नॉर्थ दिखेगा। तो ध्यान से देखो, ये माइनस भले ही मैग्नीट्यूड के साथ दिख रहा है, लेकिन इस माइनस की दिल लगी डायरेक्शन के साथ है। देखो ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात याद रखना कि आपको -5 समथिंग दिख सकता है। तो देखो ये माइनस किसके साथ है? ध्यान से देखो, निगेटिव किसके साथ है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? ध्यान से सोचो, मैग्नीट्यूड के साथ है या डायरेक्शन के साथ? तो माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन के साथ है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड के साथ दिख रहा है। अरे बेवकूफ, वो है उसके साथ, लेकिन उसकी दिल लगी किसके साथ हो रही है? देखो समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन के साथ है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसके साथ दिखते हो? बताओ, आप किसके साथ दिखते हो? अपने दोस्तों के साथ दिखते हो कि नहीं? लेकिन जब अगर मैं बोलूंगा कि आप अपने दोस्त के साथ हो या अपने गार्जियन के साथ हो, क्या आप अपने गार्जियन के साथ ज्यादा दिखते हो या अपने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हो? तो फील तो आप अपने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, लेकिन आपकी दिल लगी किसके साथ ज्यादा होती है? तो आपकी गार्जियन के साथ, अपने गार्जियन के साथ आपकी ज्यादा दिल लगी होती है। अब कुछ लोग एक्सेप्शन है तो उनको मैं बात नहीं करता हूं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, नेगेटिव साइन जो है, ध्यान से सुनेंगे फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत लोग कंफ्यूज है। नेगेटिव साइन हमेशा किसके साथ होता है? तो वो हमेशा डायरेक्शन के साथ होता है, लेकिन दिखता किसके साथ है? मैग्नीट्यूड के साथ दिखता है। क्यों भैया? क्योंकि आपको और हमको प्लस और -5 ये सब देखने का आदत लगा हुआ है, तो हमको ज्यादा फील इसी के साथ आता है ना? ज्यादा कंफर्ट दिखाने में अच्छा लगता है, ये देखने में थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन हमेशा याद रखना, इस माइनस की दिल लगी हमेशा किसके साथ है? डायरेक्शन के साथ है। वेरी गुड। कुछ लोग हाँ सर समझ में आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, तो अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, मैं क्लियर करा दिया। अब फिजिसिस्ट लोग बोले कि देखो यही है मेन, यही है आपका वेक्टर और कुछ नहीं है। लेकिन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, तो हो सकता है किसी फिजिसिस्ट का समझ में आ रहा है ना? तुम ही लोग कहोगे करे सर तो क्या फिजिक्स में पढ़े? तो हर कोई को जानते ही हो, एक नया देश जाते हो तो एक नया नया नियम लगना पड़ता है, नया नया लोग फॉलो करते हैं ताकि उसकी भी इज्जत बची है। नहीं भाई हम लोग फिजिसिस्ट है, तो उन्होंने इसी को लिखने का स्टाइल थोड़ा बदल दिया है। और कैसे बदला वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये पार्ट में थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है? दिखाता हूँ, मैं आपको पूरा फील कराता हूँ, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है? तो आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है? देखो फिजिसिस्ट लोग बोले कि आम आदमी अपना तो वर्ड यूज कर चुका है, वो तो बहुत चालबाज है, आम आदमी का तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो लिख चुका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोले हाँ, अगर मैथ्स की बात करें तो x -x y -y ये तो लिख चुका है। वेरी गुड। तो फिजिसिस्ट लोग सोचे कि अब हम लोग क्या करें, ये सब तो ये लोग ऑक्युपाई कर चुके हैं। तो फिजिसिस्ट लोगों ने इन्हीं डायरेक्शंस को एक अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया, ये सब रटना नहीं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बेटा मैथ्स वाले लोग क्या यूज कर रहे हैं? एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, है ना? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो उन्होंने देखा बेटा मैथ्स वाले लोग एक्स वाई जेड बोल रहे हैं, तो फिजिक्स वाले लोग बोले क्यों ना हम लोग थोड़ा सा इनको बदल दें। और वही चीज आम आदमी क्या बोलता है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाइट और डेप्थ, यही एक तरीका है ऑन एंड एवरेज, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग, अगर मैथ्स वाले लोग एक्स वाई जेड बोले तो हम लोग एक काम करते हैं आई जे के बोल देते। तो आई जे के, तो जैसे उन्होंने आई जे के बोलना शुरू किया, मैथ्स वाले लोग उन पे केस कर दिए, भाई साहब आप लोग हमारा ही कॉपी कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? आप लिखने के लिए तो हमारा ही कॉपी कर रहे हो। तो फिजिक्स वाले लोग बोले तो बेटा ऐसा क्या करें कि इनको कोई पहचान नहीं पाए कि हम मैथ्स वाले लोगों का कॉपी किए हैं, ठीक है? तो जो चीज मैथ्स में एक्स एक्सिस काम करता है वही फिजिक्स में, देखो जो चीज मैथ्स में एक्स एक्सिस काम करता है वही फिजिक्स में आई,
वाई में जो काम करता है फिजिक्स में जे, और जेड में जो काम करता है वो के। ध्यान से सुनेंगे। तो यानी ये मैथ फिजिक्स के हिसाब से आई, समझ में आ गया ना, ये जे, और अगर एक और होता तो के। लेकिन अब चूंकि ऐसा लगेगा कि मैथ्स वाले लोग तो हंसेंगे फिजिक्स वाले लोगों पर कि भैया आपने तो हमारा ही कॉपी कर लिया। तो फिजिक्स वाले लोग बोले हम लोग भी कम चालवा थोड़ी है, उन्होंने हर लेटर को एक टोपी पहना दिया ताकि मैथ्स वाले लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, दोनों चीजें एक ही है, फीलिंग एक है। ध्यान से देखो, आप एक्स एक्सिस बोलो या फिर आप आई कैप बोलो, बात एक है। आप वाई एक्सिस बोलो या फिर जे कैप बोलो, बात एक है। बस अंतर क्या है, फीलिंग। अरे नया नया वर्ड सीख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने। आप जेड एक्सिस बोलो या के कैप बोलो, बात एक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो देखो, जिस तरह मैथ्स में होता है एक्स का दो पार्ट, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, उसी तरह फिजिक्स में होता है प्लस आई कैप माइनस आई कैप। समझ में आ गया होगा। अगर आप वाई का बात करोगे तो दो होता था, प्लस वाई माइनस वाई। उसी तरह जे का भी दो होगा, प्लस जे माइनस जे। ध्यान से देखो, क्लियर। यहाँ जेड का भी दो होता था, प्लस जेड माइनस जेड। उसी तरह यहाँ के का भी दो होता है, प्लस के और कैप और माइनस के कैप। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैथ्स में जिसको आप एक्स वाई जेड बोलते हो, ठीक है, फिजिक्स में वही आपका आई एक्स ही आई है, तो वहां किससे शुरू होता था, एक्स वाई जेड। यहां किससे शुरू होता है, आई जे के। एबीसीडी आता है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। नर्सरी प्रेप पढ़े हो? नहीं सर, हम तो डायरेक्ट 10th पास करके आए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया होगा। ठीक है, समझ गए होगे। खैर चलो, खैर का आगे बढ़ाते हैं। तो सोचो, जो चीज आपका मैथ्स में एक्स एक्सिस है वही फिजिक्स में आई है। कैप, कैप क्यों लगा दिया समझ में ना, ताकि कोई पहचान नहीं पाए। कुछ लोग बोलेंगे सर आप ही को कैप का भी ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे तो, मैं कैप इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आप मुझे पहचान लो, क्लियर। खैर, तो मैथ्स में जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं फिजिक्स में उसको आई कैप बोलते हैं। मैथ्स में जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं फिजिक्स में उसको जे कैप बोलते हैं। और मैथ्स में जिसको आप के जेड एक्सिस बोलते हो फिजिक्स में उसको के कैप बोलते हैं। हो सकता है बोलने के क्रम में इधर उधर हो जाए, भावनाओं को समझें, क्लियर। अच्छा सर, ये सब तो समझ गए। तो ध्यान से देखो, तो फिजिक्स वाले लोगों ने क्या किया, एक नया वर्ड बना दिया है ना। तो मतलब तय है भैया, ये सब क्या है, ये सब एक सिर्फ समझ में आया ना, मोह माया है, लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है, क्लियर। तो एक बात शॉर्ट में लिख दूं कि समझ में आ गया होगा, फिर भी लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे गधेड़े हैं, बोलोगे मास्टर तो डायरेक्ट। तो देखो, आप ईस्ट बोलो, वेस्ट बोलो, नॉर्थ बोलो, साउथ बोलो। ये आम आदमी मैथ्स के हिसाब से प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, मैथ्स के हिसाब से। उसी तरह फिजिक्स के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई कैप, है ना। इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। इसको क्या बोलेंगे, प्लस जे कैप। इसको क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप। और एक और होता है के कैप, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लियर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया होगा तो मिटा दूं ये सब, पूरा क्लियर। तो ध्यान से देखो, अब सवाल है कि सर इसी को लिखेंगे कैसे। तो देखो, इसको लिखने का तरीका फिजिक्स में कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखो, अब तुम लोग समझ गए तो इसको लिखते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसको लिखते कैसे, है ना। तो ध्यान से, अब चूंकि इसी को फिजिक्स में रियली में कैसे लिखते हैं, वही चीज रे भाई, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं हम। तो 3 इसको क्या बोल सकते थे, आई कैप लो, 3 आई कैप। ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आई कैप। अच्छा देखो, ये क्या है 4, तो 4 लिख दो। नॉर्थ को क्या बोले थे याद है, देखो ये आपका आई कैप था ना। ध्यान से देखो, नॉर्थ याद आ रहा है, वाई एक्सिस, तो ये आपका जे कैप था ना, तो ये जे कैप लिख दिए। अच्छा बोलो, इसको क्या लिखेंगे, 5, देखो ये ईस्ट, तो देखो आई कैप है ना, तो माइनस आई कैप। इधर अगर आई कैप है तो इसका अपोजिट है इधर, तो माइनस आई कैप। ध्यान से देखो, माइनस आई कैप होता है, रियलिटी में ये 5 माइनस आई कैप होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं 5 माइनस 5 आई कैप। तो बताओ, ये निगेटिव साइन रियलिटी में किसके साथ है, 5 के साथ है या आई कैप के साथ है। तो ये रियलिटी में माइनस आई कैप के साथ है, मतलब इसको रियल में पढ़ा कैसे जाना चाहिए था, तो ये रियल में पढ़ा ऐसे जाता है, 5 माइनस आई कैप। समझ में आ गया होगा, क्लियर। हाँ, अच्छा बताइए, 5 नॉर्थ माइनस नॉर्थ, तो बताओ ये क्या था, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे। आज से एक नया वर्ड शुरू हो गया। कुछ लोग तो बोलेंगे सर क्या हो रहा है, हर जगह पे जा रहे हैं तो नया नया वर्ड। अरे ऑब्वियस बात है, हर देश जाओ तो एक ही चीज को अलग अलग वर्ड बोलते हैं ना, ताकि सबका अपना डिग्निटी मेंटेन रहे। वैसे फिजिक्स में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि इनकी भी डिग्निटी मेंटेन रहे, है वही चीज। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, 5 माइनस नॉर्थ बोलो या फिर समझ में आ रहा है ना, माइनस 5 जे कैप बोलो, बात एक है। अच्छा, माइनस 5 जे कैप का मतलब 5 यूनिट इन द माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। तो देखो 5 माइनस जे कैप, इसी को अगर ये रियल स्टाइल ये है, लेकिन फैसिनेटिंग स्टाइल ये सब है, ये सब देखने में सुंदर लगते हैं थोड़े से,
लेकिन बताओ माइनस साइन का दिल लगी किसके साथ है, मैग्नीट्यूड के साथ या डायरेक्शन के साथ। तो जरा ध्यान से देखोगे तो माइनस का जो दिल लगी है वो हमेशा डायरेक्शन के साथ है। मुझे लगता है ये बात तो मैंने समझाई दी है। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर समझ में तो आ गया है। चलिए तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा सवाल उठता सर तो जनरल स्ट्रेंथ कहाँ गया सर, देखो अच्छा एक बात बताओ, ये आपका देखो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड भी और यहाँ डायरेक्शन है, तो यही हो गया आपका वेक्टर ए कैप। समझ में आया, मतलब यहां से यहां जो आप दिखा रहे हो यही आपका वेक्टर ए कैप है। देखो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ध्यान से देखो। अभी डायरेक्शन का भी बात करें। अच्छा ये आपका क्या है, तो वेक्टर बी कैप। ध्यान से देखो इसमें ये पार्ट मैग्नीट्यूड है ना, और ये पार्ट डायरेक्शन है। मैं मिटाता हूं इसको, ध्यान से देखो। अच्छा बताओ इसमें ये क्या है, तो देखो ये आपका हो गया वेक्टर सी कैप, है ना, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अच्छा ये क्या आपका, तो ये आपका वेक्टर डी कैप, ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। देखो कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो बिंदास, समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हो गया, तो बताओ अच्छा ये वेक्टर ए है ना, तो देखो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, तेरा ध्यान से देखो 3 आई कैप। तो बता इसमें आप वेक्टर ए का दो पार्ट होता था, याद करो ए और ए कैप। तो देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो ए की जगह 3 है और ए कैप की जगह आई कैप है। समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप, आई कैप। ए कैप का मतलब डायरेक्शन, समझ में आया ना, मतलब हम लोग आई कैप की बात करें। आई कैप बोलो, एक्स एक्सिस बोलो या ईस्ट बोलो, सब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, अच्छा सर। अच्छा तो इसको बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी कैप की वैल्यू, तो देखो ये बी हो गया और ये आपका हो गया बी कैप। क्लियर, अच्छा तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका सी हो गया और ये क्या हो गया सी कैप। अच्छा उसी तरह से ये क्या हो गया, तो आपका डी हो गया और ये क्या हो गया डी कैप। समझ में आया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये माइनस साइन किसके साथ है, सी या सी कैप के साथ, तो सी कैप के साथ। ये माइनस साइन किसके साथ है, डी कैप के साथ। क्लियर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी बात करोगे तो ये ए है बी है, या ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला स्टेप, ठीक है। ए बी सॉरी ए कैप, ये क्या है बी कैप, ये क्या है सी कैप, ये क्या है डी कैप, है ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। देख लो तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंटिंग स्टाइल है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देख लो, अगर कहीं डाउट है तो पूछो। पक्का सबको समझ में आ रहा है, मिटा दूं? देख लो समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर ग्राफिकल वे बताइए, वो ही बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें, तो आप समझ दोगे। तो अगर आप कहीं पे भी लिखते हो, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है a = 2 आई कैप, अब आप समझ दोगे इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। क्लियर, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कैप, तो आई एक्सिस आई कैप, ठीक है। अच्छा अगर मैंने एक और वेक्टर लिखा, ध्यान से देखो, बताइए इसका आंसर क्या होगा, -6j कैप। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है बताइए। कुछ लोग बोलेंगे सर -6, मार के बेटा गदा उड़ा देंगे, ये सही स्टाइल नहीं, याद है ना, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 6 और b कैप क्या है, तो -j कैप, ये क्लियर। अच्छा कुछ, अच्छा एक और सवाल मैं पूछता हूं, देखो a की वैल्यू दे दी गई है, एक और वेक्टर है, ध्यान से देखो, c = 2 आई कैप, देखो वेक्टर d = 3j कैप एंड वेक्टर e = -2j कैप, -2j कैप, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c + d + e, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई किए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c + d + e। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल, किसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, d इसका मैग्नीट्यूड और e इसका मैग्नीट्यूड। तो कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं सर यहाँ 2 बिल्कुल सही है ना, कुछ लोग बोलेंगे सर 3 बिल्कुल सही, कुछ लोग बोलेंगे सर -2, मार के गर्दा उड़ जाएंगे, यही गलती हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता है। अरे मैंने बार बार बोला है, इस माइनस की दिल लगी मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है, इसकी दिल लगी किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। तो ये 2 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c + d + e, तो देखो 2 + 3 + 2, है ना, यहां से 2 3 + 2, ये माइनस इसके साथ है, कंफ्यूज मत हो, तो ये रियल में ऐसे है,
2 माइनस जी के, तो यहां से 2, तो देखो 4 प्लस 3 7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस डी प्लस सी। समझ में आ गया होगा? क्लियर? अच्छे से देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, क्लियर हो गया ना? तो देखो इसमें मैंने आपको यही समझाया कि किसी भी वेक्टर का रिटर्न स्टाइल क्या आप समझ में आ गया होगा। तो किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूं तो उसका दो पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, ये चूंकि ये कभी निगेटिव नहीं होता है इसीलिए इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो ध्यान से लिखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए के ऊपर एरो और दो डंडा, ये दो डंडा है मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। आपने सुना होगा कि मॉड फंक्शन किसको बोलते हैं? तो मॉड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देता, याद है? मॉड ऑफ 2, आप उसमें कुछ भी डालोगे वो प्लस आएगा। जैसे अगर किसी ने लिखा मॉड ऑफ 2 तो 2 आएगा, लेकिन अगर किसी ने लिखा मॉड ऑफ -2 तब भी 2 ही आएगा, किसी ने लिखा मॉड ऑफ -7 तो भी 7 ही आएगा। तो मॉड फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जो हमेशा ये बात ध्यान दिलाते हैं कि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसी कारण से इस बात को बार बार आपके माइंड में याद रखने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर लिखते हैं। मॉड का मतलब वेक्टर का वो पार्ट जो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। समझ में आया? ये पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता। और ये दो डंडा आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि भाई साहब अगर आपने मैग्नीट्यूड निगेटिव लिया तो आपको दो दो डंडे पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कभी भी आप मैग्नीट्यूड निगेटिव ना लो। तो ये भी एक राइटिंग स्टाइल है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये हो गया हमारा एक है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वे बाय विच एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्लियर? मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे किसी ने पूछा, एक और चलते चलते बस कर लेते हैं, मान लीजिए किसी ने बोला कि भैया मेरे पास एक वेक्टर है एफ, तो बोले हाँ बोलो। वो बोला कि भैया देखिए ये जो है ये है -2z है, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो एफ की वैल्यू क्या होगी और एफ की वैल्यू क्या होगी? चलते चलते बताइए, फिर नया टॉपिक में चलेंगे। तो देखिए एफ की वैल्यू होगी 2, है ना? एफ की वैल्यू कितनी होगी 2, और एफ कैप की वैल्यू कितनी होगी -j कैप, क्योंकि ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है ना। देखो एफ वेक्टर के पास दो पार्ट होगा, एफ और एफ कैप, तो इसका एफ का वैल्यू 2 है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते तो आप इसको 2 -j कैप लिख सकते थे ना। तो देखो ये काम करता है एफ का और ये काम करता है एफ कैप का। क्लियर? कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर क्लियर दिख नहीं रहा है, तो चलिए ठीक है। तो अगर ये आपका 2 है और ये -j कैप है, तो ये काम करता आपका एफ और ये काम करता आपका एफ कैप। क्लियर? तो देखिए इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को बहुत आसानी से लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो बताइए वेक्टर के दो पार्ट कितने? दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की क्या खास बात होती है? वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए देखो इसका सिंबलिक नोटेशन ये भी है। क्लियर? मॉड ऑफ वेक्टर है, ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि भाई साहब जब भी आपने मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया आपको दो दो डंडे पड़ने वाले हैं। क्लियर? दो डंडा है देखो। क्लियर? और एक होता है डायरेक्शन। क्लियर ना? अभी हम लोग जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे एक एक चीजें समझते जाएंगे। पहले हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग प्रोसेस डेवलप करें। क्लियर? तो चलिए यहां तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? तो मिटा देते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कि थ्योरेटिकली किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, है ना? लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकली किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले ये सोचिए कि ग्राफ में आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ सकता है। तो पहले वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कीजिए, है ना? तो जब आप वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा किसी भी वेक्टर का, वो उसमें ये कैलिबर होनी चाहिए कि वो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर पाए, है ना? ध्यान से देखेंगे। क्लियर? तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा ग्राफिकली कि उसमें आपको मैग्नीट्यूड पार्ट और डायरेक्शन पार्ट दोनों दिखे। मैग्नीट्यूड को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है ना? वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे हम लोग समझेंगे? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था। मान लीजिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और उसको इस जगह ए पे आना है ना? इस बंदे को यहां से यहां आना है। मैं दो एग्जांपल लूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसको इस लोकेशन में आना है, एंड लेट द लोकेशन ऑफ दिस ए इज दिस वन। अब बताइए इस बंदे को कहां से कहां जाना है? यहां से यहां जाना है, तो वो ऐसे चलेगा, है ना? तो वेक्टर में दो पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो वेक्टर को हमेशा दो चीजों से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्लियर? जैसे इस बंदे को यहां से यहां जाना है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये हमने एक ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब आपने इसको ड्रॉ किया तो आपको एक समस्या दिख रहा होगा, ये लाइन सेगमेंट, ये जो लेंथ है, ये जो लाइन का जो लेंथ है, यही आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। अगर देखिए 3 है, अब 3 मैं जब बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 यूनिट का लेंथ होगा। कभी भी आप चौक वगैरह में देखे होंगे तो अगर लिखा हुआ है कि पटना है 300 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक एरो लगा के नीचे लिख दिया जाता है 300 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि उस जगह से 300 किलोमीटर का एक लाइन खींच के पटना तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लॉजिकली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं 300, है ना, तो वो साफ पता चलता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर? तो ये वाला जो लाइन का जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन इस लाइन सेगमेंट में एक समस्या है, इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि बंदा यहां से यहां गया है या यहां से यहां गया है। मतलब इस लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन की कमी है कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लाइन सेगमेंट का जरूरत तो पड़ता है, ये तो एकदम तय है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर? इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वही आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कोई बंदा कहां से कहां गया है ना। तो ये बंदा कहां से कहां गया है, इधर से इधर गया है। क्लियर है? तो अगर ये बंदा इधर से इधर गया है तो हमें इस बंदे को क्या असाइन करना होगा, तो मुझे डायरेक्शन भी असाइन करना होगा। तो लाइन सेगमेंट के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी जोड़ना होगा, है कि नहीं? तो जब आप किसी लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लियर, आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ता है। क्लियर? तो ये एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ही इसमें हमने एक एरो पुट कर दिया, ये बन गया हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एरो सिर्फ लास्ट में पुट किया जाता है। बिल्कुल नहीं, आप एरो कहीं पे भी पुट कर सकते हो, बस इससे ये पता चलना चाहिए कि बंदा इधर जा रहा है। तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट का यूज किया जाता है और उसमें एक एरो का यूज किया जाता है, ये कहलाता है आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इसी में देखो, तो एक इसका इनिशियल पॉइंट है, ध्यान से देखिए, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को कुछ लोग टेल भी कहते हैं, ठीक है, और फाइनल पॉइंट को कुछ लोग हेड भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी वेक्टर का दो पार्ट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट और डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, सिंपली बाय पुटिंग एन एरो ऑन द लाइन सेगमेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो जब दोनों अगर किसी वेक्टर में होता है तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, चलिए ये तो समझ में आ गया, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये बातें क्लियर हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को एलाबोरेट करके समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा पी, तो एक बंदे को यहां से यहां जाना है। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो लाइन है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसका लेंथ इतना है ना, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा सा इससे ज्यादा है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मतलब आपको ये सब चीजें अपने कॉमन सेंस से परसेप्ट करना पड़ता है कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा दिख रहा है, किसका छोटा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंच बाय इंच नापते रहेंगे। क्लियर? अच्छा सर, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब इनडायरेक्टली इसका लेंथ 4 है, हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक समस्या है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि बंदा इधर से इधर गया है या इधर से इधर गया है ना। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बंदा इधर से इधर गया है, तो आप एरो कहीं भी रख सकते हो, आप एरो यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादा जो फेमस है वो ये वाला है, ठीक है। तो देखिए ये एक नया वेक्टर हो गया। देखिए इसमें क्या क्या खासियत है, ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मतलब कि ये आपका एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको क्लियर है, लाइन, और इसका डायरेक्शन भी क्लियर है। आप भी क्या, तो आप चाहें आप इस फॉर्म में लिखो, यानी कि आप अगर इस ये जो वेक्टर बी था
तो आप इस वेक्टर बी को दो तरीके से लिख सकते थे। क्लियर? आप चाहते तो 4j कैप भी लिखो, ये भी सही है, या फिर आप 4 यूनिट का एक लेंथ लो और j कैप की तरफ ड्रॉ कर दो। क्लियर? तो ये भी सही है ना। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक और वेक्टर का बात कर रहे थे, वेक्टर सी। इधर एनालाइज करते हैं तो वेक्टर सी के कितने पार्ट थे याद कीजिए, मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन -j कैप, है ना। तो -j कैप मतलब समझ लोगे, तो 5 यूनिट का लेंथ लेना है और डायरेक्शन -j कैप, तो 5 यूनिट का लेंथ हो गया। तो इससे भी थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं, तो इससे भी लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया, है ना, ये लाइन सेगमेंट। लेकिन अभी इसमें कमी है किसकी, डायरेक्शन की, है ना। तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे सोचो, अरे सोचना रे पगले ठो, अरे देखो इधर नाम ना, अगर इधर रखोगे तो इधर की तरफ बताएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो किधर रखेंगे, इधर की तरफ। तो जैसे ही आपने इसमें इधर की तरफ एरो रख दिया, देखो ये किधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। देखिए ये 5 इसका लेंथ, तो देखिए ये वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ, है ना, ये वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड है जो 5 बता रहा है। और देखिए -j कैप, ये जो एरो है वो किधर की तरफ है, -j कैप की तरफ, वो इधर की तरफ जा रहा है। तो मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? जरा ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी जरा सा भी डाउट लग रहा है तो सोचिए और पूछिए। कुछ लोग तो बोलेंगे सर अच्छा मजाक हो रहा है, कैसे इसमें पूछेंगे, जरा बताइए। बिल्कुल, मुझे लगा ये बात समझ आ गया, तो बताइए, एकदम क्लियर हो गया? तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में पूरा चीज समझा दिया। तो एक बार पूरा रिकैप कर देता हूँ कहानी को। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो दो पार्ट है, एक पार्ट मैग्नीट्यूड और एक पार्ट डायरेक्शन। एक तरीका ये है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, और एक और तरीका है, किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसमें ये वाला जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और एरो सिंपली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। क्लियर? और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं टेल, है ना, और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड। इसको एक और तरीका है हेड, ठीक है, इसको एक और तरीका है, इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इसको फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है ये बात मैंने समझा दिया। अब आप समझ गए कि किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे एनालाइज करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पूरा खेल समझ लिया हो, है ना। तो आप क्लियर है? तो जब भी कोई बंदा, मान लो कोई बंदा यहां से कहीं जा रहा है, यहाँ, ठीक है, यहां जा रहा है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दी। तो जब आपने यहां लिखा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि एरो है कि नहीं। लेकिन अगर सोचो इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं लिखा आपने, तो कैसे पता चलेगा कि बंदा इधर से इधर गया या इधर से इधर। तो ये वाला जो लेंथ है ये तो आपको मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। मान लीजिए अगर इसमें लिख दिया है 400 किलोमीटर, मतलब बंदा 400 किलोमीटर गया। लेकिन अब किधर से किधर गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एरो का सहारा लेना होगा। अगर मैंने एरो इधर रखा मतलब बंदा ऐसे गया है, ठीक है। सो ये है वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि आपने सीख लिया होगा कि किसी वेक्टर को लिखते कैसे हैं। अगर आपने सीखा है तो चलिए आज के कुछ बेसिक सवालों के जवाब दीजिए, और मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं अगले क्लास से ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, एकदम कहानी बदल जाएगा, शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय होने वाला है। सो बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बताइए इन दोनों वेक्टर को देखिए, ठीक है, जैसे एक सर्कल में मैंने दो वेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम बेसिक सवाल, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ठीक है, बी, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, सही, ए कैप, ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू बी, ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम बेसिक, इन दो वेक्टर हमने आपको ड्रॉ कर दिया है, बताइए विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए। कुछ लोग बोलेंगे सर, तो देखो जो लोग आंसर दिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं दिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो दिए अच्छा और जो नहीं दिए और अच्छा, सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप वेक्टर ए को देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका आंसर पॉसिबिलिटी में 1 हो सकता था और 3, है ना। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। एक और चीज, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये नहीं कि वेक्टर को इधर उधर कर देना, ठीक है, तो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो खैर अब इन दोनों को देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो बताइए डायरेक्शन किसमें अलग है, तो देखिए इसमें अलग है, तो इसका आंसर 3, ठीक है, प्रोबेबल आंसर इज 3। क्लियर, समझ में आ गया होगा।
ऐसे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं तो आप सारे इस सवाल का आंसर दे पाओ। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है ना। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों वेक्टर को जरा ध्यान से देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या लगा। अरे भैया दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो अगर इसी ऑप्शन में हम लोग फिर से एनालाइज करें तो कौन सा ऑप्शन सही है। सोचिए दोनों का डायरेक्शन सेम, तो डायरेक्शन सेम वाला ये, अरे लगता है अच्छा ये ऑप्शन में ही गलती होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम वाला ये वाला है ना। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग है। तो ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बी बोलूं या फिर इस तरह से बोलूं, ठीक है। तो बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज 2। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। मुझे लगता है कि एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी वेक्टर को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर थ्योरी से ग्राफ कैसे और ग्राफ से थ्योरी कैसे, है ना, बेसिक। अगर किसी ने लिखा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 - 6 जे कैप, इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो -6 जे कैप है। अच्छा एक बात बताइए, जे कैप का मतलब क्या था, याद है, आई कैप जे कैप, माइनस जे कैप मतलब इधर। तो एक लाइन खींच दीजिए, ये जे कैप। अब इसमें माइनस जे कैप है, तो इस लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 6 यूनिट, ठीक है। माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन की तरफ एरो की तरफ पुट करेंगे, ऊपर या नीचे। ऊपर पुट करेंगे तो प्लस जे कैप में हो जाता ना, तो एरो की तरफ पुट करेंगे नीचे की तरफ। तो अगर आपने ये रिप्रेजेंट किया तो यही आपका वेक्टर है। समझ में आ गया होगा। खैर आज एकदम बहुत ही बेसिक मैंने बात किया है। अगले क्लास में मैं बात करूंगा वेक्टर एडिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। क्लियर, और वहीं से रियल हमारा वेक्टर की कहानी शुरू होगी। तब तक आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए गुड बाय।